हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं वो है बेसिक फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, यानी कि इससे पहले हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कराए हुए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया है और किस तरीके से डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स थॉट है जो वो है वो हमने कवर कराया हुआ है। अब हम यहाँ से क्लासिकल थ्योरी शुरू करें। देखिए, जब क्लासिकल मॉडल डेवलप हुआ, जब क्लासिकल थ्योरी डेवलप हुई, तो क्लासिकल थ्योरी डेवलप हुई थी मर्केंटाइलिज्म के विरोध में। मर्केंटाइलिज्म बेसिकली इस बात पर फोकस करता है कि जितना हो सके राज्य को संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, यानी कि जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है मर्केंटाइलिज्म की, वो इस बात पर आधारित है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए पूरी की पूरी असेट्स पर, पूरी की पूरी मार्केट ट्रेड पर। इसके विरोध में आया क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल में बेसिकली एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, मिल, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स आते हैं और जो फ्रीडम की बात करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है द मर्केंटाइलिज्म बिलीव दैट वेल्थ ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन स्टॉक ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जितनी ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट करोगे, जितनी ज्यादा आप संपत्ति क्रिएट करोगे, जितनी ज्यादा आप असेट्स क्रिएट करोगे, उतना ही देश के लिए अच्छा है। यानी कि उन्होंने देश के लिए जो राष्ट्रभक्ति है, जो देश के प्रेम है, वो वेल्थ से जोड़ दिया। जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो इसी बात को विरोध करने के लिए आई और क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो आया वो जो शुरुआत मानी जाती है वो है वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक से, जो एडम स्मिथ ने लिखी थी। और बेसिकली वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब है कि उन्होंने कहा कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो उसमें मनी का काम केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि मनी को उन्होंने असेट्स नहीं माना बल्कि उन्होंने माना केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी का काम। और जो वेल्थ माना वो उन्होंने माना कि रियल फैक्टर, यानी कि रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, रियल आउटपुट बढ़ना चाहिए, रियल वेज बढ़ना चाहिए, उसको उन्होंने वेज माना। तो बिल्कुल आराम से आप समझिएगा, मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे ये समझ लीजिए, 2 बातें आप याद रख लीजिए। मर्केंटाइलिज्म का विरोध था और उन्होंने मनी को केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना। तो सबसे पहला जो फीचर उनका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उन्होंने आया माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। तो यहां पे उन्होंने का ये मानना था कि किसी भी इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि उनका ये मानना था कि जो हमारा हाउस होल्ड है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगा, यूटिलिटी को मैक्सिमम करके। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगा, तो प्रॉफिट को, जो लेबर है वो अपने वेज को मैक्सिमम करना चाहेगा। तो उनका ये मानना था कि अगर किसी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है तो वहां पर ये वाला जो इश्यूज है वो सॉल्व नहीं हो पाते। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर छोड़ दोगे, पूरी तरीके से छोड़ दोगे, तो ये इशू अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो वेज हो, चाहे वो प्राइस लेवल हो, चाहे वो आउटपुट का लेवल हो, वो सारे के सारे लेवल डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही डिसाइड होने चाहिए। यानी कि उनका व्यू जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यू रहा है, यानी कि उनका जो पूरा फोकस रहा है वो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर। इसके अलावा लेजिस्फेयर का मतलब है फ्रीडम। लेजिस्फेयर का मतलब है कि इकोनॉमी में किसी भी तरीके का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम डिमांड एंड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम मार्केट मैकेनिज्म में हिस्सा लेना नहीं है, गवर्नमेंट का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कितनी वेज होगा, कितना आउटपुट होगा, बल्कि गवर्नमेंट का काम उन्होंने बताया केवल नेशनल डिफेंस के ऊपर करना चाहिए। मर्केंटाइलिज्म में तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ट्रेड में इन्वॉल्व थी, ट्रेड को रिस्ट्रिक्टेड करती थी, लेकिन उनका ये मानना था कि नेशनल डिफेंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, वही गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी का गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। यानी कि जब तक गवर्नमेंट इकोनॉमी को फ्री नहीं छोड़ेगी तब तक ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। तीसरा उनका मानना था इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब है इकोनॉमी में अपने आप ऐसे हैंड मौजूद हैं जो स्टेब्लिश कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जो है वो इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को आप फ्री छोड़ दोगे तो वो मैक्सिमम आउटपुट कर लेंगे, मैक्सिमम यूटिलिटी कर देंगे, मैक्सिमम सब चीजों को पहुंचा देंगे। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी ही नहीं तो मार्केट मैकेनिज्म अच्छी तरीके से काम करेगा, और मार्केट मैकेनिज्म को काम कराने का काम करता है इनविजिबल हैंड। जैसे देखिए, मान लीजिए मुझे दूध की जरूरत है तो कोई दूध देने वाला आ जाएगा, मुझे सब्जी की जरूरत है कोई सब्जी देने वाला आ जाएगा, क्योंकि सब अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट के लिए काम करना गलत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपके नुकसान के लिए काम करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ये तो गलत है। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा
तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। कैसे सोशल वेलफेयर हो रहा है? क्योंकि जो चीज आपको मिल चाहिए वो आपको मिलेगी, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। यही बात उन्होंने क्लासिकल मॉडल ने कही थी, इसी को बोलते हैं इनविजिबल हैंड। इसके अलावा मार्केट क्लियरिंग। मार्केट क्लियरिंग का मतलब है कि कभी भी कोई एक्सेस सप्लाई नहीं होती। मतलब ये हुआ कि उनका ये मानना था कि डिमांड जो और सप्लाई हमेशा बराबर होते हैं। अगर कभी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमेशा क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से उनका मानना था कि वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं। वेज प्राइस फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वेज रेट गिरेगा, वेज रेट गिरने से ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा विचार था क्लासिकल मॉडल का। यानी कि यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार क्लासिकल मॉडल जो है डेवलप हुआ वो किस फंडामेंटल पे हुआ। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उनका फंडामेंटल था कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट इंटरफेयर मत करो, इनविजिबल हैंड मौजूद है, मार्केट मैकेनिज्म अपने आप ठीक हो जाएगा, डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएंगे। अगर लेबर की डिमांड सप्लाई चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली ऐसे फैक्टर मौजूद होंगे जो दोबारा से उसको रीस्टेब्लिशमेंट कर देंगे। यानी कि मार्केट मैकेनिज्म में किसी भी इंटरफेयर की जरूरत है ही नहीं। साथ ही साथ उनका मानना था परफेक्ट कंपटीशन मौजूद है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि उनका यह मानना था क्लासिकल मॉडल का कि मार्केट में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब मार्केट प्राइस सेम रहेगा, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा। इसका मतलब यहां पे परफेक्ट कंपटीशन गुड्स मार्केट में भी है और फैक्टर मार्केट में भी है। गुड्स मार्केट का मतलब है कि डिमांड के जितनी गुड्स आप बनाओगे वो सारी की सारी बिक जाएंगी। लेबर मार्केट का मतलब है जितनी लेबर की जरूरत है उतने लेबर अवेलेबल है। यानी कि किसी भी तरीके से उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि मार्केट मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल कभी नहीं आएंगे। बिजनेस साइकिल तभी आते जब मार्केट में इम्परफेक्शन हो। तो ये भी उनका ये मानना था। इसके अलावा सेज लॉ ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू जेबी से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसके ऊपर बच्चों हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 100 रुपए का आउटपुट करते हो तो 100 रुपए का ही इनकम होगी और 100 रुपए की ही डिमांड होगी। इसका मतलब मार्केट में जितनी भी आप सप्लाई करोगे उतनी इनकम क्रिएट हो जाएगी, उतनी इनकम क्रिएट होने से उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में कभी भी इनएफिशिएंसी आती ही नहीं है, कभी भी डेफिशिएंसी आती ही नहीं है। इसके अलावा एक और है जो कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, दो के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ रियल फैक्टर होते हैं, रियल वेरिएबल होते हैं, कुछ नॉमिनल वेरिएबल होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल। अब रियल वेरिएबल क्या है? जैसे रियल जीडीपी है, यानी कि जीडीपी एट बेस प्राइस, या रियल वेज है। रियल वेज का मतलब है W/P, यानी कि प्राइस लेवल आपका, या रियल आउटपुट है। चलो ये तो हो गया, रियल आउटपुट हो गया, रियल जीडीपी हो गया, रियल प्राइस लेवल, रियल प्राइस लेवल कह लो, या रियल इंटरेस्ट रेट कह लो। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर देते रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मनी की सप्लाई को बढ़ाते हो तो जो रियल वेरिएबल हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। केवल नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल वेज, यही चेंज होंगे, बाकी का कोई चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए तो आपको वीडियो पूरी की पूरी देखनी ही पड़ेगी, कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही